आपकी सफलता के मार्ग में हमेशा कोई ना कोई बाधा आ रही है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बाधा आखिर क्यों आ रही है। ज्योतिषियों को कुंडली भी दिखा दी और वो कहते हैं कि ग्रह बढ़िया है। हालांकि कोई भी विद्वान, कोई भी दैवज्ञ सूक्ष्मता से जाए तो वो पकड़ सकता है उस कारण को जिसकी वजह से जातक को तरक्की नहीं मिल पा रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से ऐसे ज्योतिषी विद्यमान हैं जो किसी भी कुंडली का सतही तौर पर ही विश्लेषण करते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं, गहराई तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है और कुंडली दिखाने वाला पैसे देने में आनाकानी करता है। कई बार तो वो पेमेंट भी ढंग से नहीं करता है। तो ऐसे में भला जिसका जीवन यापन का काम ही यही है, जो ज्योतिष के ज़रिए अपना करियर बना रहा है, अपनी पैसे कमा रहा है, तो फिर वो क्यों समय देगा, ये सोचने की बात है। तो इसलिए चाहिए कि किसी भी ज्योतिषी से उसकी फ़ीस प्रॉपर तरीके से पूछें और अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाएं, क्योंकि कई बार बहुत गहराई में जाना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर नब्ज़ देखकर भी बताता है, बीपी चेक करता है, बहुत सारी बातों को चेक करता है, लेकिन जब कोई मर्ज समझ में ना आए तो गहराई तक जाकर उसकी जांच और टेस्ट करवाने पड़ते हैं। यही चीज़ कुंडली में भी है। कुंडली में बहुत गहराई तक जाकर टेस्ट करने पड़ते हैं और फिर ये निकल कर आता है कि भाई ये बहुत बड़ा कारण है। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से ज़िंदगी में जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, बहुत मेहनत के बाद भी वो कुछ अर्जित नहीं कर पाता। ज़िंदगी भर उसको ये मलाल रहता है कि मेरी किस्मत क्यों नहीं चमकी, मैंने इतनी मेहनत की, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चला या चली, फिर भी मुझे वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली जो अगले को मिल गई, जो हर मेरे दूसरे घर को मिल गई। मतलब घर वाले से मतलब पति नहीं, घर वाले से मतलब हर अड़ोस पड़ोस वाले को मिल गई, लेकिन मैं ही क्यों इससे वंचित रह गया। तो आज की ये जो वीडियो है आपकी आंखें खोलेंगी, आपको बताएंगी ये बातें जिनकी वजह से आप जान पाएंगे कि क्या है ऐसे कारण जिनकी वजह से आपकी कुंडली शापित है, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम है। जब भी कोई पंडित ग्रह शांति की बात करता है कि किसी जातक को बोलता है कि आपके ग्रहों की शांति करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो समझ चुका होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सभी तरह के ज्योतिषी हैं, विद्वान भी बहुत हैं, तो वो देख लेता है कि इसमें न रत्नों से काम चलने वाला है, ना किसी और उपक्रम से। इसमें बात बनेगी तो ग्रह के अनुष्ठान करने से ही। लेकिन उनको लगता है कि ये तो ज्योतिषी पैसा लूटना चाहता है, ये तो अनुष्ठान के नाम पर ठगना चाहता है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर ज्योतिषी ठग नहीं होता, हर ज्योतिषी पैसे लूटने वाला नहीं होता, हर अनुष्ठान करता फर्जी नहीं होता। कोई आपका भला करना चाहता है, वो आपको अनुष्ठान बताता है और आपका दिमाग इसमें चलता है कि ये पैसा खा रहा है, तो समझ जाना कि अभी किस्मत चमकने में कई साल बाकी हैं। मैंने हमेशा फर्जी ज्योतिषियों की निंदा की है, मैंने ज्योतिष के नाम पर ठगी मचा रहे लोगों की निंदा की है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि सभी को आप एक ही लाठी से हाँकें और सभी के बारे में ऐसी राय बना लें कि ज्योतिष तो सारा फर्जी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष में फर्जी लोगों की संख्या बहुत कम है, जो विद्वान लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे जज करें कि कौन सा ज्योतिषी फर्जी है, कौन सा ज्योतिषी सही है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बात भी बहुत आपके काम की है, बात बहुत गंभीर है, बात बहुत चिंता की है कि आपका जन्म ऐसे किस समय पर हो गया जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। क्या वो बहुत अशुभ समय था, क्या वो बहुत अशुभ स्थिति थी जो ज़िंदगी भर आपके पीछे लग जाती है, चाहे कितने अच्छे भी मकान में रहें, चाहे सारे नग पहन लें, फिर भी एक दोष ऐसा जम गया कुंडली में कि जब तक उसकी शांति नहीं होगी आपका बेड़ा पार नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सभी खुशियां दें जिसके आप लायक हैं और जिसके लिए आप बहुत मेहनत और प्रयास करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं एक चीज़ कि जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं वो समझ जाएंगे उस गहराई को कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। क्योंकि हम अंधविश्वास का पुरजोर स्वर में खंडन करते हैं, उसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप वीडियो ना देखें, लेकिन जो सत्य है, जो खरी बात है वो तो हमें बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ ही अशुभ होती है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी चीज़ें आ गई, खाली जन्मांक या मूलांक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे संपूर्ण चीज़ आ गई। उसमें वार, तिथि, नक्षत्र, करण योग, ये सब चीज़ें भी आ गई, मूल नक्षत्र आ गए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई।
तो यही चीज़ बताने का छोटा सा प्रयास आज के इस वीडियो में मैं कर रही हूँ। मित्रों, इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। 2100 में 1 सवाल और 2500 में 2 सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरे अच्छे खासे अनुभव का लाभ उठाइए। 23-24 वर्षों का अनुभव मायने रखता है। इतने सालों से ज्योतिषी खा रही हूँ, ज्योतिषी पी रही हूँ, ज्योतिषी पहन रही हूँ। चारों तरफ ज्योतिष बिखरा हुआ है मेरे। ज्योतिष के अलावा कुछ और नहीं सोचा इतने वर्षों में, और आपका भला कर सकूं यही कामना हमेशा दिल में व्याप्त रही मित्रों। तो बिना देरी के संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है, जीवन में भूचाल ला सकती है, आपको हिला के रख सकती है। आपको लगेगा कि अरे ये सब कुछ मेरे नसीब में था, मैंने अब तक क्यों नहीं पाया इसको, मैंने अब तक उपाय क्यों नहीं किए, क्यों नहीं दिखाई कुंडली। ऐसा भाव आपके मन में जरूर आएगा मित्रों। तो बिना देरी के संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहला जो दिन होता है वो है अमावस्या। कोई कितनी भी दलील देता फिरे, लेकिन अमावस्या को जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको के पास पैसा होता है, उसके पास कई तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन माना गया है। लेकिन अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले के जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती हैं कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में बड़ी भारी दिक्कत आती है। उसको ज़िंदगी में सब कुछ अपने मन माफिक नहीं मिलता, उसको हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में चाहिए कि अमावस्या की शांति होती है और किसी दैवज्ञ से जरूर करवाएं आप। अगर बचपन में आपकी ये शांति नहीं हुई है तो अमावस्या जन्म शांति का विधान किसी पंडित जी से पूछें और अमावस्या की शांति करवाएं। दूसरी चीज़ है ग्यारस का जन्म। एकादशी तिथि भले ही कितनी शुभ मानी जाती हो, लेकिन एकादशी को भूखी तिथि माना जाता है, और जो व्यक्ति इस दिन पैदा होता है उसको पल पल पर खाती है ये तिथि, पल पल पर उसको कष्ट पहुंचाती है ये तिथि। ऐसा माना जाता है कि एकादशी और अमावस्या को जो मनुष्य इस धरती पर आया है वो कुछ आपका पूर्व जन्म का ही पितृ है जो अतृप्त था और अतृप्त रूप में आया है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो ग्यारस और अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले जातकों पर किसी अतृप्त पितृ का प्रभाव जरूर रहता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को पितृ विशेष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और पितरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्यारस के दिन की भी शांति आप अवश्य ही करवाएं, नहीं तो ऐसे जातक के जीवन में भी तरह तरह की दुर्घटनाएं, तरह तरह की परेशानियां आती हुई देखी गई है। अब इसके अलावा है मूल नक्षत्र। जो मूल नक्षत्र माने गए हैं, मूल एक नहीं होता, मूल अधिक संख्या में होते हैं। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, मूल प्रॉपर मूल नक्षत्र हो गया जो कि धनु राशि में आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है। इसी प्रकार से कर्क राशि में आने वाला अश्लेषा नक्षत्र, मीन राशि में आने वाला रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र जो कि सिंह राशि में आता है। इन सब की शांति करवानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, और जब तक इनकी शांति नहीं होती तब तक जातक के जीवन में भूचाल मचा ही रहता है। तो इसलिए जन्म के बाद 27वें दिन जब ये नक्षत्र पुनः आता है तब इसकी शांति की जाती है। लेकिन अगर किसी ने बाल्यावस्था में इसकी शांति नहीं कराई है तो जब जागो तब सवेरा आप इसकी शांति अवश्य ही करवा लीजिए, जिससे कि कुछ तो फर्क आपको पड़ेगा। मूलों में जन्म लेने वाला व्यक्ति महान होता है। बड़े बड़े ऐसे विद्वान हुए हैं, कालिदास का ही उदाहरण लीजिए। बचपन में क्या थे, उनको मूर्ख कहा जाता था, लेकिन बाद में वो इतने विद्वान हुए कि सारी दुनिया उनका लोहा मानती है, और बहुत ही विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी पूजा से मतलब है एक साहित्यकार के रूप में उनको पूजा जाता है, और संस्कृत साहित्य में उनका विशेष योगदान है। ज्योतिष संबंधी कई ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि जो मूलों में पैदा हुआ है अशुभ है। मूलों में बचपन का समय बहुत संघर्षमय होता है, और मूलों में अगर शांति करवा ली जाए तो जितना भारी नक्षत्र, ये भारी नक्षत्र माने गए हैं, जितना भारी नक्षत्र उतना भारी व्यक्तित्व, व्यक्ति सफलता के झंडे गाड़ता है। मूलों में तो ये बात है। लेकिन जो मूलों में जो पैदा हुआ है उसके जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं, तरह तरह की दिक्कत, रोग, ऋण इत्यादि होना, पथभ्रष्ट होना, ये सारी दिक्कतें उसकी लाइफ में आती हैं। संतानहीनता की स्थिति होना, दाम्पत्य जीवन का शापित होना, तो कई तरह की दिक्कत आती है। तो इसलिए इनकी शांति का विधान जो बताया गया है उसे अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर इनसे संबंधित जो दान की प्रक्रिया है उसे भी पूरा करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक खास बात की। कई बार कुछ कन्याओं के जीवन में विष कन्या योग होता है, जो कि खास नक्षत्र वगैरह में पैदा होती हैं, खास तिथि में पैदा होती हैं। ये लड़कों पर भी लागू होती है बात, तो उसका भी शांति विधान करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो कार्तिक मास को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता है, और कार्तिक में जिसने जन्म लिया है उसकी भी शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। बचपन में नहीं करवाई तो जरूर करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है किसी भी जातक के जीवन में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी जन्म बहुत ही अनिष्टकारी बताया है। जिस जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ है उसको भी अपनी ग्रहों की शांति जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जन्म होना अपने आप में बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण होता है। ऐसे लोगों को विवाह संबंधों में परेशानी, धन बाधा,
या संतति बाधा, कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती है। प्रॉब्लम का स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी परेशानी से उन्हें आहत ज़रूर होना पड़ता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी भी पंडित जी से संपर्क करें, क्योंकि बहुत ही गुणीजन होते हैं आपके मंदिर में रहने वाले पुजारी, जो कि बहुत ज्ञान के सागर होते हैं। सभी ऐसे हों आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत आप ये पूछ लीजिए कि भाई आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। सामान्य तौर पर होती है और वो बहुत अच्छी पूजा करवा देते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। जो प्रोफेशनल होते हैं, जिन शेरों के मुंह पे खून लग चुका है, वहाँ आप ना जाएं। वहाँ आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं और काम भी पूरा हो इसकी गारंटी नहीं है। काम पूरा हो भी सकता है क्योंकि सबको एक लाठी से नहीं हाँकते हम, लेकिन आपको चूना लगाने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि एक बार जब शेर के मुंह पे खून लग जाता है तो उसको आदत हो जाती है लूटने की। उसका कम में पार नहीं पड़ता, उसको चाहिए ही चाहिए, उसकी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। तो ऐसे में आप अपने घर के नियरेस्ट किसी भी दैवज्ञ, किसी भी पंडित जी से संपर्क करें और शांति विधान जरूर करवाएं, क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो भी काफ़ी अमंगलकारी होती है। अब यहाँ भय ना खाएं, यहाँ वीडियो का पॉजिटिव पार्ट देखिए। पॉजिटिव पार्ट ये है कि आपको पता नहीं था कि आपके जन्म की पीछे ये दिक्कत भी है, और यहाँ बताने में सकारात्मक स्वरूप लीजिए इसका और शांति करवाइए। यही हमारा उद्देश्य है, भय देना नहीं है आपको। तो इसको आप जिस रूप में लेंगे उसी रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और कारण है जन्मकालिक अमंगल स्थिति का, वो है ग्रहण में जन्म। जिस जातक का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय पर जन्म हुआ है, उसके जीवन में भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और उसको भी ग्रहण शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। एक और बहुत ही अमंगलकारी स्थिति होती है कि किसी जातक के जन्म के समय उसकी जन्म कुंडली में केंद्रुम नामक योग हो। केंद्रुम नामक योग होने से भी जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं और इसकी शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। जब चंद्रमा से दूसरे घर में और 12वें घर में कोई भी ग्रह ना हो तो ये दोष बनता है। लेकिन यदि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या चंद्रमा किसी ग्रह के साथ है, दूसरे या 12वें घर में तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा किसी ग्रह के साथ है, तो ये दोष कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है प्राय। तो इसलिए इसको आप जरूर इसकी भी शांति करवाएं यदि आपकी कुंडली में केंद्रुम नामक योग है और आपका जन्म केंद्रुम नामक योग में हुआ है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि चंद्रमा यदि बली है तो ये दोष काफ़ी हद तक कम होता है। इसको पूर्ण रूप से ना माने, लेकिन दोष तो दोष है, लेकिन चंद्रमा यदि बली स्थिति में है तो ये दोष काफ़ी कम प्रभाव डालता है। इसके अलावा है एक लग्न दोष। जिस परिवार के लोगों का सभी का लग्न एक ही आ जाए, ये भी एक लग्न दोष होता है और इसकी भी शांति का विधान है जो जरूर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा एक नक्षत्र दोष, घर में सभी लोगों का नक्षत्र ही एक आ जाए तो उसकी भी शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा सांप के फन जैसा विषैला योग है, जो कि सर्प शीर्ष योग बोला जाता है इसे, और ये है जिस समय वृश्चिक संक्रांति होती है या उस दिन अमावस्या, जैसे वृश्चिक संक्रांति में अमावस्या हो जाए और उस दिन अनुराधा नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा स्थित हों, तो ऐसे में सर्प शीर्ष नामक दोष होता है जिसकी शांति करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वृश्चिक संक्रांति हो और ये दोष हो तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला होता है, जिसकी वजह से जातक को सांप के फन जैसा विषैला प्रभाव उसके ज़िंदगी में पड़ता है और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इसकी शांति करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वृश्चिक संक्रांति हो और अमावस्या का जन्म हो और सूर्य और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो तो ये बहुत ही खतरनाक योग होता है। और कुल मिला के मैं ये कहती हूँ कि इस समय पे जन्म होना बहुत ज़्यादा खराब होता है। धन की हानि, रोगों का आक्रमण, तरह तरह के संकट, जीवन में अपयश की और मतलब ऐसे दुर्योग आ जाते हैं ज़िंदगी में कि उसको नहीं समझ में आता। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी कुंडली में चेक कीजिए कहीं ये दोष तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि ग्रहों को सतही तौर पर देखा जाता है कि भाई ये ग्रह उच्च का है, नीच का है, षडबल देख लिया, षोडश वर्ग देख लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी ये चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और इनकी भी शांति ज़रूर करवानी चाहिए। और अपने जन्मदिन पर इनकी शांति टाइम टू टाइम करवाते रहें। टाइम टू टाइम से मतलब एनुअल करवाते रहें जन्मदिन के दिन। और जब भी आपको ये मौका पड़े, ये मंथ जब आता है, जैसे वृश्चिक संक्रांति जब आएगी, जब सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होता है तो उसे वृश्चिक संक्रांति बोलते हैं, तो उस समय इसकी शांति करवाएं। तो इस सर्प शीर्ष जो दोष होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसकी शांति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर पंडित को फर्जी ना समझें। जब कोई पंडित जी आपको ये कहते हैं अध्ययन करके कि आपके इन ग्रहों की शांति करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस चीज़ की गंभीरता को आपको समझना चाहिए। और ये जो फर्जी लोग होते हैं उनकी अलग से एक पहचान होती है। अगर आपके गली मोहल्ले के कोई प्रतिष्ठित पंडित हैं जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनको आपने अपनी कुंडली दिखाई है या उन्होंने कोई दोष आपकी कुंडली में बताया है, तो उन पर विश्वास करिए और जो अनुष्ठान वो आपको करवाने को बोल रहे हैं वो करवाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको करवाए बिना
नैया पार नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे खतरनाक दोष होते हैं जब हमको मानव जीवन मिला है, बहुत संचित पुण्यों के प्रभाव से हमको ये मानव जीवन मिला है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम इस जीवन को जीने लायक बनाएं, बुरी आदतों से दूर रहें, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ें और अच्छी आदतों को अपने जीवन में स्थान दें। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि जैसी विधाता ने कुंडली बनाई है, जैसे समय पर जन्म हुआ है, उसका श्राप या वो शापित जीवन पीछा नहीं छोड़ता है मनुष्य का, और वो न चाहते हुए भी बेबस होता है, क्योंकि वो ग्रह के अधीन है, वो उस परिस्थिति के अधीन है जिस समय उसका जन्म हुआ। वो खुद मन से नहीं करना चाहता, मान लीजिए वो मन से बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसके जो दुर्योग हैं वो उसको उस तरफ आने ही नहीं देते। तो ये सब संभव हो जाएगा अगर आप ग्रह शांति करवा लेते हैं और अनुष्ठान करवा लेते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट पंडित जी रहते हैं, आप उनका वैसे भी सम्मान करिए। सम्मान करने से आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा। कभी भी किसी ज्योतिषी का या विद्वान का या किसी मंदिर के पुजारी का अपमान करने से या किसी साधु सन्यासी का अपमान करने से ऐसे जातक के जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं और उसके जीवन में बृहस्पति ग्रह का किसी प्रकार से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मुफ्त का काम है, आप किसी भी दैवज्ञ को सम्मान दीजिए, इसमें कुछ भी आपका खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ आपकी अंतर मन की जो भावना है बस वही प्रदर्शित करनी है आपको। और उससे देखिए बृहस्पति ग्रह कितना अच्छा हो गया आपका। जो किसी से मिलता है एक हेलो हाय करे, एक प्रणाम करे, प्रणाम करने से, नमस्ते करने से और किसी का भी सम्मान करने से बृहस्पति ग्रह बहुत ही अच्छा होता है। हेलो हाय करने से कोई ग्रह को पावर नहीं मिलती, और इन चीज़ों से दूर रहिए। आप किसी भी धर्म के हैं, परमात्मा का नाम आपकी जुबान पर आता है और उसके ज़रिए जब आप किसी का अभिवादन करते हैं तो भी आपका बृहस्पति अच्छा होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। तो आज मैंने आपको बताया कि ग्रह शांति विधान कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको फर्जीवाड़े से ना जोड़ें। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपकी ज़िंदगी की खुशियों का सवाल है। तो या तो आप तर्क वितर्क कुतर्क करते रहिए या फिर अपने जीवन के मार्ग निकालिए। तो मैंने आज आपको बताया कि किस समय पर जन्म लेना अशुभ माना जाता है। हालांकि कहा गया है जन्म मरण और परण सब परमात्मा के हाथ है, लेकिन इस जन्म में जिस ग्रह स्थिति को लेकर, जिस समय को लेकर, जिस तिथि वार नक्षत्र को लेकर आप पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे जो इस जन्म में भुगतने बाकी थे। इसलिए उनको अच्छा करा जा सकता है, उनको अच्छा किया जा सकता है, और वो है ग्रह शांति अनुष्ठान। तो ग्रह शांति अनुष्ठान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी दैवज्ञ से, किसी भी पंडित जी से आप करवाइए जो नॉमिनल चार्जेस आपसे ले लें, सही तरीके से आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपनी कुंडली की जांच करवाकर मुझसे जान सकते हैं कि कौन से दुर्योग आपकी कुंडली में है जिसकी वजह से आपका जीवन शापित है और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके घर का मकान का वास्तु दोष भी सही है, सब कुछ सही है, आपने अंगूठियाँ भी खूब पहन ली, व्रत उपवास पूजा पाठ भी खूब कर रहे हैं, फिर भी बाधा की बाधा आई जा रही है, तो इट मीन्स कि आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ दुर्योग जरूर हैं, और ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये तो एक ज्योतिषी ही समझ पाएगा। तो बिना देरी के संपर्क करिए, आप मुझे कुंडली दिखाइए, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कुंडली में ऐसे शापित कौन से दोष हैं जिनकी शांति आपको करवानी ज़रूरी है। मैं खुद किसी प्रकार से कोई शांति के पैसे नहीं लेती हूँ, ना ही मैं कराऊंगी, मैं तो सिर्फ मेरी फीस लेती हूँ। उसके अलावा आप किसी भी पंडित जिससे करवाइए, आपको जो रत्न नग यंत्र खरीदना कहीं से भी खरीदिए आप, हमने ज्योतिष की दुकान नहीं खोल रखी। ज्योतिष हमारे लिए पूजा है, ज्योतिष हमारे लिए परमात्मा का आशीर्वाद है, और वही हम आपके लिए प्रेषित करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।